एक्सरे ये मेडिकल फील्ड में हासिल हुई सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर देखिए, कोई पेशेंट अगर है जिसको बोन फ्रैक्चर हो जाता है या फिर सीटी स्कैन कराने का हो, तो यहाँ पर एक्सरे ही इस्तेमाल होता है। देखिए, बोन फ्रैक्चर अगर हो जाता है, इंटरनल इंजरी हो जाती है, बोन फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन कितना डीप कट है या फिर कितना डीप में वो ब्रेक हुआ है, ये समझने के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर बताते हैं वो बताते हैं एक्सरे फाइंड आउट करो। तो एक्सरे जो होता है, जैसे विजिबल लाइट के लिए जो सारी चीजें ओपेक है, लेकिन ये इसके लिए ट्रांसपेरेंट होती है। तो एक्सरे जो है, वी कैन कंसीडर इट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेरी हाई एनर्जी। इसकी एनर्जी अगर हम बात करें तो लाइट से करीबन 1000 गुना ज्यादा ये एनर्जेटिक होती है। जो वेवलेंथ होती है एक्सरे की, दैट इज वेरी फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम टू ऑलमोस्ट 100 एंगस्ट्रॉम। इसका थोड़ा सा पार्ट अगर आप देखोगे तो गैमा रेडिएशन में भी जाता है, और थोड़ा सा पार्ट अगर देखोगे तो अल्ट्रावायलेट में भी इंसर्ट होता है। लेकिन इसका जो वेव ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये एक्सरे है। तो एक्सरे के काफी सारे इस्तेमाल है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सरे की जो खोज है, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, दैट वाज ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल। जो विलियम रॉन्टिजन है, इन्होंने 1895 में इसको खोजा था। ऑलमोस्ट नवंबर का महीना था। देखिए क्या हुआ है, ये एक मॉडल जो यहाँ पर मैं दिखा दिया, काफी बार ये कैथोड रे ट्यूब का ही एक वर्जन बता सकते हैं हम लोग, लेकिन ये है क्रूक्स ट्यूब। सो क्रूक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, देख लीजिए, यहाँ पर कैथोड और यहाँ पर एनोड, इन दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करा दिया। ये जो ट्यूब है, ये एक तरीके से हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब मानकर चल सकते हैं। इस ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज रिड्यूस्ड, बहुत ही कम प्रेशर इसके अंदर है। और जब हाई वोल्टेज सप्लाई कर दिया जाता है तो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर बैक साइड में देखिए, ये प्लेट जो है ये एक तरीके से एनोड प्लेट है, और इसका एक शैडो यहाँ पर तैयार हो रहा है, और ग्रीन, येलो, ऐसे कुछ कलर्स में यहाँ पर हमें दिख रहा था। तो ये उस समय के लिए काफी बड़ी उपलब्धि थी। काफी बड़े साइंटिस्ट, काफी सारे साइंटिस्ट जो थे वो इसी चीज पर अड़े हुए थे कि ये खोजने के लिए कि ये क्या हो रहा है। तो जो पार्टिकल, या फिर उस समय बोला जाता था कि कोई इनविजिबल रेडिएशंस यहाँ से कैथोड से निकल रही है, तो उनको नाम दिया गया कैथोड रेज। हालांकि बाद में हमें जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड रे को फिलहाल अभी हम लोगों को पता है कि कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन से, लेकिन उस समय के लिए ये सिर्फ कैथोड रे था। अच्छा ठीक है, एक्सीडेंटली इन्होंने कैसे खोजा एक्सरे वो समझ लीजिए। जैसे मतलब वो आए लैब में, उन्होंने स्विच ऑन किया, तो उस समय उस लैब में बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड कोटेड एक थिन शीट ऑफ पेपर था, तो वो ग्लो होने लगा। अभी उनको कहीं ना कहीं ये ऐसा लगा कि इससे साथ कुछ रिलेशन होगा, तो इन्होंने क्या किया, इसको ब्लैक पेपर से, कार्डबोर्ड से ढक दिया। अच्छा, ब्लैक कार्डबोर्ड से पूरा कंप्लीटली ढकने के बावजूद भी जब वापस से इसको स्विच ऑन किया, फिर से ऐसा दिखा कि जो बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड से कोटेड वाली शीट थी वो ग्लो होने लगी। अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसी रेडिएशंस होगी जो इस ट्यूब के अंदर से, उस कार्डबोर्ड के अंदर से भी उधर बाहर जा रही है। अच्छा, फ्लूरोसेंस वाला कॉन्सेप्ट उस समय अच्छे तरीके से पता था। तो ये जो कोई रेज है, जो इनविजिबल रेडिएशंस है, वो रेडिएशंस वो कार्डबोर्ड को भी क्रॉस करा के वहां तक पहुंच रही है। ये हाई एनर्जेटिक होगी। उस समय उसका नाम पता नहीं था, इसीलिए जैसे मैथमेटिक्स में एक टर्म लाई जाती है एक्स, अननोन के लिए, तो उसी तरीके से इसका नाम रख दिया एक्सरेज। रॉन्टिजन ने उस समय काफी लोगों से तो चर्चा नहीं की, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसी चर्चाएं की तो डेफिनेटली उन्होंने करार तो दे दिया है कि भैया ये पागल हो गया है, ये कुछ भी बकया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने चुपचाप से खुद का जो सेटअप था, खुद का जो एक्सपेरिमेंट था, वो कंटिन्यू शुरू रख दिया। दूसरी चीज ये भी थी कि उस समय ये डिवाइस ऑलमोस्ट हर लैब में था, तो वो भी इनका मानना था कि चलो ये अगर ज्यादा मैं स्प्रेड करा देता हूँ तो बाकी सारे साइंटिस्ट भी इस पर काम करना शुरू हो जाएंगे। तो क्रेडिबिलिटी के हिसाब से अगर बात करें तो इन्होंने इनका खुद का काम शुरू रख दिया। अच्छा, अभी क्या किया, कार्डबोर्ड जो है, तो कार्डबोर्ड वैसे तो वो एक्सरेज जो है, जो अननोन रेडिएशन जो थे, तो वो तो क्रॉस हो रहा है। उन्होंने उनके पेपर में बहुत ही क्लियरली पब्लिश करा दिया था कि 1000 पेजेस वाला अगर मैं बुक ले लूं तो उस बुक में से भी ये रेडिएशन क्रॉस हो रही है।
तो इतनी एनर्जेटिक ये रेडिएशंस होगी। फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू एल्यूमिनियम फॉइल कंसीडर किए, तो एक में से क्रॉस हो रहा है लेकिन इंटेंसिटी कम हो गया, फिर 2 लगाई, फिर इंटेंसिटी कम हो गई, फिर 3 लगाए प्लेट्स। तो ऐसा करते करते फिर वो कंक्लूजन पे लाए कि ठीक है, एल्यूमिनियम का इतना जो शीट होगा, इतना शीट्स मिला के या फिर इतना थिकनेस मिला के ये जो एक्सरेज है ये एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। उन्होंने वुड लिया, वुड के थ्रू भी पास हो रहा है, फिर ह्यूमन बॉडी के थ्रू भी ये चीजें पास हो सकती है। तो उनकी जो वाइफ थी, उनके हाथ का सबसे पहला एक्सरे उन्होंने निकाला और यहाँ बहुत ही क्लियरली दिख रहा है उनकी जो वेडिंग रिंग थी, वेडिंग रिंग भी यहाँ पर नजर आ रही है। इस तरीके से उन्होंने उनका पेपर पब्लिश कर दिया और दुनिया के सामने एक्सरेज वाला कॉन्सेप्ट सामने आ गया है। उसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में होने के लिए काफी साइंटिस्ट ने उसमें काम किया, लेकिन इसके जो हैजार्ड्स या फिर जो नुकसान वाली चीजें थी वो लोगों को पता नहीं थी। तो कई बार तो साइंटिस्ट 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा वो एक्सरे रेडिएशंस में घूमते थे। बाद में पता चला कि दैट एक्सरे मोर एक्सपोजर टू द एक्सरे में कॉज कैंसर ऑल्सो। चलिए हम हमारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जो है एक्सरे जो तैयार हो रहा है वो एग्जैक्टली तैयार कैसे हो रहा है, कैसे तैयार हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 1905 में आइंस्टाइन की एक थियरी जो पब्लिश हुई थी। एक तो सबसे पहले मैक्स प्लैंक जो थे उन्होंने बता दिया था कि हम लोग लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसीडर कर सकते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग एनर्जी क्वांटा मतलब फोटोन भी कंसीडर कर सकते हैं। उस फोटोन का बेस लेकर आइंस्टाइन ने ये प्रूव कर दिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटोन जो है उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोन की जो एनर्जी है ना, उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो उसका जो कॉन्वर्स होगा, कॉन्वर्स पॉसिबल है क्या, मतलब क्या कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रोक देता हूं तो क्या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैं रेडिएशंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसी बेस पर यहां पर एक कूलीज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया। ये एक रफ मॉडल है, मैं एक्चुअल सर्किट डायग्राम में बाद में दिखाता हूं, यहां पर समझ लीजिए। ये जो एक स्ट्रक्चर यहां पर दिखा है, तो यहां पर फिलामेंट होगी इसके अंदर जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते होंगे। देखिए फिलामेंट के लिए अलग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। तो फिलामेंट को खाली गर्म किया जाता है, थर्मियोनिक इमिशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को स्पीड देना है। देखिए जितना अब फोटोन में कैसा होता था कि फोटोन का एनर्जी उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी एनर्जी डिपेंड थी। तो यहाँ पर उल्टा सोचना है हमें। तो क्या सोचना है, अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दी जाए और फिर जो बहुत काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है टारगेट पर उसको रोक दिया जाए इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर दिया जाए, तो रेडिएशन इमिट हो सकती है। क्योंकि उस समय की जो पॉपुलर थियरी थी इलेक्ट्रो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली, उसके अनुसार अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो दैट शुड रेडिएट। ये एक बेसिक थियरी थी, एक बेसिक चीज थी। तो क्या किया, देखिए यहां पर अंदर टारगेट मटेरियल रख दिया। अच्छा इसका क्रॉस सेक्शन क्यों है समझ लो, क्योंकि जब एक्सरे इमिट होगा तो एक्सरे कुछ इस डायरेक्शन में इमिट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को स्पीड देना है तो हमें इसके अक्रॉस हाई पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। समझ गए, फिलामेंट जो है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए यूज हो रही है उसको ज्यादा हाई पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां देने की जरूरत है। टारगेट मटेरियल यहां पर है। अच्छा मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन यहां से हाई स्पीड से निकल गए और इधर अंदर घुस गए। इसके पास एनर्जी ही इतनी ज्यादा थी कि वो एटम के मॉडल के अंदर तक जा सकते थे। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा है तो होता क्या है, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन अगर गए हैं तो उसमें से 1 से लेकर 10% ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सरे के रेडिएशन को रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं अंदर, बाकी जो इलेक्ट्रॉन अंदर जाकर रुक रहे होंगे, उनका जो एनर्जी लॉस हो रहा है दैट लॉस विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है। क्योंकि देखिए यहां पर जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितना, तो 50,000 या 50 किलो वोल्ट तक, 50,000 वोल्ट, यू कैन इमेजिन दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड देयर। और वो इलेक्ट्रॉन उतनी स्पीड से अंदर घुसता होगा तो जो लॉस होता होगा वो लॉस भी उतना ही ज्यादा होता होगा। तो जो हीट है उसके वजह से जो टारगेट एलिमेंट होता है वो मेल्ट ना हो जाए, इसीलिए जो टारगेट है वो हेवी मटेरियल से बनाया जाता था, या जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है,
जैसे कि पॉपुलरली अगर बात करें तो टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, ये मटेरियल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। इसके पीछे की दूसरी वजह ये भी थी कि ये जो मटेरियल्स है इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है वो भी ज़्यादा है, ये जल्दी मेल्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट को बाहर निकालना बहुत जरूरी था, इसीलिए ऊपर एक कॉपर की लेयर डाल दी गई है। तो कॉपर जो होगा, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इस तरीके से कॉपर उस हीट को जो है बाहर निकालता था। यहाँ एक स्ट्रक्चर, बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें देखिए ये जो छोटी बैटरी है ये फिलामेंट को हेल्प कर रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है तो बड़ी बैटरी, जिसका एक जो सप्लाई होगा ये यहाँ पर होगा और दूसरा सप्लाई यहाँ पर होगा। जो कॉपर है, कॉपर रॉड यहाँ पर आया, यहाँ पर कूलिंग हीट सिस्टम दी गई है, तो जो हीट कैरी की गई कॉपर के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है इसमें। इस तरीके से ये कूलिंग वाली सिस्टम भी काम कर रही है। समझ में आ गया? अभी देखिए दो चीजें हैं, एक है क्वालिटी और दूसरी है क्वांटिटी। इसको समझ लो। मुझे एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, एनर्जी सेम रही तो भी चलता है मुझे, लेकिन एक्सरे की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा चाहिए, ज्यादा अमाउंट में एक्सरे चाहिए। तो देखिए ज्यादा अमाउंट में एक्सरे चाहिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने पड़ेंगे यहाँ पर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे ये जो फिलामेंट होगी अंदर रखाई हुई, ये जो फिलामेंट होगी इस फिलामेंट का करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं फिलामेंट का करंट बढ़ा देता हूं तो हीटिंग इफेक्ट से, थर्मियोनिक इमिशन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा यहाँ पर एक्सरे मिलेगा। दूसरा, मुझे एक्सरे कितनी एनर्जी का चाहिए, कितनी ज्यादा एनर्जी वाला एक्सरे चाहिए, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन हेल्प करने वाला है? ये बड़ी बैटरी, जो कि यहाँ पर टारगेट एलिमेंट और फिलामेंट इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा। यहाँ पर समझ लीजिए, एक्सरे जो होता है ये किस पर डिपेंड होता है बेटा? ये होता है करंट ऑफ फिलामेंट पर, करंट इन अ फिलामेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मैनेज करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा है ये किस पर डिपेंड होगा? आप करंट बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे विल इंक्रीज। दूसरी चीज, वोल्टेज अगर मैं बढ़ा देता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। अभी ऐसा मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, उसको स्पीड किसकी वजह से मिल रहा है? क्योंकि देखिए चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो ये मिल गया इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। मान लो वो इलेक्ट्रॉन टारगेट के अंदर घुस के रुक जाता है, मतलब उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा हाफ ऑफ mv², क्योंकि ये इसकी इनिशियल स्पीड थी, फाइनल तो जीरो है, तो जो चेंज होगा वो लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट कैन बी गिवन बाय E × V। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड मेजर करना है तो फिर काफी डिफिकल्ट चीज हो जाएगी वहां पे वापस से, लेकिन इसको मैथमेटिकली आप बोल सकते हो। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो जो एक्सरे मिल रहा है, एक्सरे वाज अज्यूम्ड टू बी फोटोन नाउ, सो एक्सरे के पास जो एनर्जी होगी, उस फोटोन के पास एनर्जी जो होगी वो होगी h × फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लॉस दे रहा हूं तो ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यहाँ पर आने वाली है। फिर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो EV h c बाय, देखिए लैम्बडा मिनिमम आ जाएगा यहाँ पर, तो लैम्बडा मिनिमम को मैं लिख सकता हूं hc डिवाइडेड बाय E × पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्बडा मिनिमम जो है बेटा यहाँ पर hc और E को अगर आप लिख देते हो तो टेंटेटिवली मैं लिख रहा हूं नंबर 12,400, ये डिवाइडेड बाय V एज इट इज, और ये आ जाएगा बेटा एंगस्ट्रॉम में। समझ में आ गया? मान लीजिए V है 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट या फिर 10⁴ वोल्ट, ठीक है, 10 किलो वोल्ट या फिर 10⁴ वोल्ट में मान के चलता हूं, ठीक है, 10,000 वोल्ट। तो लैम्बडा मिनिमम कितना बनने वाला है? तो ये आ जाएगा 12,400, मतलब 1.24 10⁻, यहाँ पर मैं देखिए डिजिट 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर डॉट होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, तो इसको शिफ्ट करा दिया मैंने, तो 10⁻4 आ गया, नीचे भी 10⁻4 आ गया, ये एंगस्ट्रॉम में आ गया। देखो समझ में आ गया, 1.24 एंगस्ट्रॉम। बेटा ये आ गया आपका मिनिमम वेवलेंथ, ये आ गया आपका मिनिमम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो कौन डिसाइड कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला क्वेश्चन है बेटा, समझ लो इसको। तो ये जो है बेटा ये एडजस्ट कर रहा है V, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिसाइड करने वाला है
कि जो एक्सरे मिलने वाला है वो एक्सरे की जो वेवलेंथ होगी वो, या अल्टीमेटली वेवलेंथ से आप लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर सकते हो या एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बात कर सकते हो। तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा पे हम लोग आते हैं। देखिए उस समय की जो थियरी थी उसके अनुसार, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के अनुसार, जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है तो रेडिएट करना चाहिए। तो सबसे पॉपुलर जो थ्योरी है वो पहले तो कंटिन्यूअस एक्सरे से रिलेटेड है। वो क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विद हाई एनर्जी एंटर्स इनटू दिस वन, तो यहाँ पर इसके पास एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो एटम के अंदर घुस सकता है। लेकिन ये न्यूक्लियस, देखिए हम लोगों ने एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला एलिमेंट लिया है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी उतने ज्यादा होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन घुसता है तो ये पॉजिटिव चार्ज उस पर इन्फ्लुएंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है। तो ये चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में था, तो मान के चलो ये ऐसा आके इधर चला गया। जैसे ही जाता है तो ये उसका जो रिटार्डेशन होगा, जो इसका स्पीड पे फर्क पड़ रहा है, तो ये रेडिएट करेगा। ये रेडिएट करेगा तो देखिए ये ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन यू कैन सी। तो अगर मैं यहां पर एक ग्राफ निकालता हूं, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्बडा, एक पोटेंशियल मैंने फिक्स करा लिया, v मैंने फिक्स करा लिया, तो मेरा लैम्बडा मिनिमम फिक्स हो गया। लैम्बडा मिनिमम जो है बेटा वो फिक्स हो गया। और जब मैंने ग्राफ देखा, उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ आता है। यहाँ पर ये ग्राफ बता रहा है कि चलो ये वेवलेंथ वाला एक्सरे इस समय सबसे ज्यादा इमिट हुआ होगा। ये बेटा ये कंटिन्यूअस मतलब हर प्रकार की, हर तरह की वेवलेंथ यहाँ पर हमें मिल रही है। ये क्लासिकल थ्योरी का बेस होने की वजह से ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, इसको हम लोग, है ना, ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, इसको जोड़ना नहीं है यहाँ पर। लेकिन और एक चीज हमें मिली, तो ये जो कर्व थी इसमें कुछ स्पाइक्स मिले। ये जो स्पाइक्स थे उसको समझने के लिए हम लोगों को क्वांटम थियरी समझना पड़ेगा। तो ये जो है ये कंटिन्यूअस है। विदाउट स्पाइक अगर हम लोग बात करते हैं, विदाउट स्पाइक अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस एक्सरे। तो कंटिन्यूअस एक्सरे का प्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है जिसमें बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। देखिए 20 किलो वोल्ट है तो 0.6 नैनोमीटर वाली आई 0.06, देन 30 किलो वोल्ट पे देखिए, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है ये लैम्बडा मिनिमम शिफ्ट हो रहा है, लैम्बडा मिनिमम शिफ्ट हो रहा है। इसमें देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड और एक क्वेश्चन मैं करवा के लेता हूं। यहाँ पर मान लीजिए ये दो ग्राफ्स हैं, तो ये दो ग्राफ्स है, तो ये Z है और ये Z डैश है, मतलब एटॉमिक नंबर इन दोनों के अलग अलग है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो लैम्बडा मिनिमम जो होगा, ये तो बेटा फॉर्मूला 12,400 डिवाइडेड बाय V, और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है, मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Z होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ Z होगा, और ये खाली डिपेंड होगा, डिपेंड्स ऑन V, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड होगा। तो इसलिए देखिए दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग है, दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हो रही है। ओके, चलो ये समझ में आ गई। ये तो इंटेंसिटी थी और ये वर्सेस वेवलेंथ वाला ग्राफ था, ये समझ में आ गया। मैंने इंटेंशनली यहाँ पर स्पाइक्स नहीं दिखाई है, जो हमें अभी आगे पढ़ना है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्पाइक्स मिली, मतलब मटेरियल समझ लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर Z है, Z वही लिया, लेकिन क्या किया, यहाँ पर देखिए वोल्टेज V1 मान लीजिए 20 किलो वोल्ट है, और यहाँ पर देखिए मान लीजिए 30 किलो वोल्ट है। तो लैम्बडा मिनिमम जो है 1, और ये जो होगा ये लैम्बडा मिनिमम होगा, तो शिफ्ट हो गया, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पर जो स्पाइक्स मिल रही है, जिसको हम लोगों ने के अल्फा के बीटा ये दे दिया, तो आपको हाइड्रोजन की जो थियरी होगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल वाली सीरीज जो होगी, वो अगर पता है तो इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम लोग बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक। नील बोहर वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसके अनुसार जो एटम का मॉडल बन गया था, जो कि काफी हद तक मतलब काफी सारे चीजें एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट था, जिसमें से हम लोग बोले हाइड्रोजनिक एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट जो हो गए ना, जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उनको वो थ्योरी एप्लीकेबल थी। लेकिन कुछ हद तक हम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उस मॉडिफिकेशन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये के अल्फा के बीटा क्या है उसको समझ लो। जो एटम है
यहाँ पर देखिए इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक्सरेज, तो हम लोग फिर फिलहाल तो इसके बारे में बात करें तो एक्सरे को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। जो हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ गया है तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि जो इनर ऑर्बिट है, जो के शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये नॉकआउट कर दे, ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन ये खुद निकल गया यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ये कहीं और चला गया, ठीक है, ये कहीं और चला गया। जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है, यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो प्रोबेबिलिटी जो है ये जो ऑर्बिट होगा L, इसमें से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर दे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो ऊपर वाला ऑर्बिट दिख रहा है ना M, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करा दे। तो जब ये जंप करता है तो रेडिएशन जो इमिट होती है उसको हम लोग नाम दे सकते हैं के अल्फा या फिर के बीटा। अच्छा, के अल्फा पे क्या हो रहा है, ये के है ना L, और ये मान लीजिए M। तो L से के पर अगर ट्रांजिशन होता है, L ऑर्बिट जो हम लोग बात करें, L शेल जो बात कर रहा है, तो L शेल से अगर जंप करता है नीचे तो यहां पर जो फोटोन इमिट होगा उसको हम लोग बोल देंगे के अल्फा, और अगर M से K पर इंसिडेंट होता है तो इसको बोल देंगे हम लोग के बीटा। देखिए प्रोबेबिलिटी वाइज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चांस है वो किसका चांस है, के अल्फा का, उसका वो सबसे ज्यादा चांस किसका है, के अल्फा का चांस है। तो के अल्फा का मिलना तय है, के अल्फा का मिलना तय है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज देखिए ये ग्राफ जो है ये एनर्जी में डाला हुआ है, एनर्जी में डाला हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज जो चांसेस है ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने के ज्यादा है, तो ये पीक मिल के ज्यादा है, लेकिन इसकी एनर्जी कम है बेटा, समझ लो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, और सबसे कम चांसेस जो होंगे वो बीटा से रिलेटेड होगा। तो बीटा की एनर्जी तो ज्यादा है, एनर्जी क्यों ज्यादा है, देखो ना यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कम है तो इसका इंटेंसिटी जो होगा वो कम होगा। इस तरीके से के अल्फा और के बीटा लाइन होगी। अगर इसी ग्राफ को मैं वेवलेंथ से रिलेट कराता हूँ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्या, के अल्फा यहां पर आएगा और के बीटा यहां पर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ना एनर्जी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है डायरेक्टली, और वेवलेंथ से इनवर्सली, तो इसीलिए पीक खाली रिवर्स हो जाएगी। ये आपको यहां पर समझेगा, समझ देखिए क्या होगा, के अल्फा के बीटा। तो के अल्फा के लिए सिचुएशन क्या है, ट्रांजिशन n = 1 पर होना चाहिए फ्रॉम n = 2 और n = 3 से, तो इस तरीके से अल्फा बीटा मिल गया। इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। दूसरा ट्रांजिशन ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, इसने के शेल का इलेक्ट्रॉन ना निकालते हुए एल शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया, तो इसको फील कराने के लिए ये एल अल्फा या फिर एल बीटा, ठीक है, एल अल्फा या फिर एल बीटा इंसिडेंट ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी, समझ में आया। यहां पर मैं ले लेता हूं वेवलेंथ और यहां पर मैं ले लेता हूं इंटेंसिटी, एक्सरे की इंटेंसिटी, और कोई एक स्पेसिफिक वोल्टेज मैं कंसीडर करके चलता हूं। चलो मान लीजिए 20 किलो वोल्ट है, तो जो ग्राफ मिलने वाला बेटा, ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। एक मैंने टेंटेटिव मैंने यहाँ पर दिखा दिया, तो समझ लो ये जो है पॉइंट, ये लैम्बडा मिनिमम है जो कि पोटेंशियल पर डिपेंड होता है। 12,400 डिवाइडेड बाय v, ये एंगस्ट्रॉम में डाल दिया है। ये जो चीज होगी बेटा, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, इसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन ये है के अल्फा, ये है के बीटा। फिर आ गया हमारे पास कौन, एल अल्फा, और ये आ गया एल बीटा। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को समझ सकते हो, ठीक है। अभी क्या होता है देख लो, यहां पर ये ग्राफ अगर आप समझते हो, यहां पर देख लो क्या हो रहा है, ये
एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है जो मैंने पहले बता दिया है। तो के अल्फा और के बीटा जो होगा, देखिए ये पीक जो है ये बढ़ गई है लेकिन इसने खुद की जगह नहीं छोड़ी है। तो एंटायरली ये डिपेंड होगा उस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर पर, उस पर्टिकुलर मटेरियल पर डिपेंड होगा ये सारी चीजें। तो कैरेक्टरिस्टिक है ये शिफ्ट नहीं होगा उस स्पेसिफिक मटेरियल के लिए। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ऑन जेड एंड कट ऑफ डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर। ये अलग अलग मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो के वाली सीरीज जो है ये यहाँ पर आ गई, ये दूसरा मटेरियल है के सीरीज यहाँ पर आ गई है। तो जो के अल्फा के बीटा होता है वो उस एटम पर डिपेंड होता है, ना कि पोटेंशियल पर डिपेंड होता है। ये समझ में आ गया। एल ये दिख रहा है आपको, शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, दोनों मटेरियल के समय पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। तो कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो दोनों का सेम आ रहा है। चलिए मोजलेस लॉ को पढ़ते हैं। मोजलेस लॉ जो था वो काफी हद तक, अगर हम लोग बात करें तो जो हाइड्रोजन वाली थ्योरी थी, जो नील बोहर की थ्योरी थी, उससे प्रेरित है। मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखिए 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट था। तो यहाँ पर मैं z इफेक्टिव डाल देता हूँ, उसका स्क्वायर, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 n2 मतलब क्या हो रहा है वो समझ लो। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो मैं इसको n1 बोल दूंगा, इसको n2 बोल दूंगा। मतलब ये जो था ये फाइनली यहाँ पर आ गया हाइयर, ये हाइयर एनर्जी लेवल था, और ये जो था ये लोअर एनर्जी लेवल था। तो इलेक्ट्रॉन जब हाई टू लो जंप करता है तो हाइयर वाले को हम लोगों ने n2 बोल दिया और लोअर वाले को हम लोगों ने n1 बोल दिया। यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो c/λ इज इक्वल टू rc, और z इफेक्टिव को अगर बात करें तो z माइनस b स्क्वायर यहाँ पर आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई है। तो c/λ अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी है, ये rc आ गया, ये z माइनस b। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग तरीके से लिख देता हूँ, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये z माइनस b का स्क्वायर। b क्या है? तो b को कहा जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। b को कहा जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मोजेलेस ने जो किया है, तो वो ग्राफ पे मैं आता हूँ लास्ट में, पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट को समझो। मान लीजिए के शेल में का जो इलेक्ट्रॉन है के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट हो गया। अभी ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आने वाला है। अब उस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप सोच लो, क्योंकि ये जो एटम है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की वजह से होगा क्या कि ऊपर का इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो उसको न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज इफेक्टिवली कुछ अलग दिखता है। तो जो अलग से दिखने वाला है उसको जो इफेक्टिव चार्ज दिखने वाला है, तो उस हिसाब से ये काम करने वाला है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का सिंपल वे में अगर मतलब हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, तो वो ये है जो इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करने वाला है उसके लिए न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज क्या बन रहा है फिलहाल के लिए, तो वो होता है यहाँ पर। तो बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ गया। अभी इसको समझो, मैं यहां पर देता हूं, ये जो फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला है 1/, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू RC 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये आ गया z माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको रूट डाल देता हूँ। रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये आ गया रूट ऑफ RC 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये आ गया बेटा z माइनस b यहाँ पर। देखिए फॉर के अल्फा के लिए, हम लोग के अल्फा के लिए बात करेंगे, जो ग्राफ में डिस्कस करने वाला हूँ वो के अल्फा के लिए। अच्छा, कोई भी एटम लो, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, कोई भी लो, के अल्फा सीरीज के लिए बात करने वाले हैं। तो के अल्फा में क्या होता है, n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 की वैल्यू जो कंपलसरी 2 होती है। तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ RC, यहाँ पर अगर देखोगे तो 1/1 का स्क्वायर माइनस मतलब 1 आ गया, और ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 आ गया। ये z माइनस b एज इट इज लिख दिया हमने यहाँ पर। ये आ गया बेटा रूट ऑफ, देखिए 3/4 RC, और ये आ गया बेटा z माइनस b, ये आ गया रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a z माइनस b। तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a z माइनस a b, ये दोनों कांस्टेंट है। ग्राफ के बारे में अगर सोचो आप, तो ये रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर ये z है,
तो देखिए ए तो कांस्टेंट है, ए बी तो कांस्टेंट होगा माइनस ए बी, तो माइनस ए बी मान के चलिए, यहाँ पर माइनस ए बी है, क्योंकि देखिए इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह लेता हूँ, तो c माइनस ए बी आ रहा है, तो चलो माइनस ए बी, और ये जो आएगा बेटा देखो ये पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो के अल्फा वाली जो सीरीज मिल रही है उसमें मोज़ेले को क्या दिख रहा है कि जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड था दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी तब z की वैल्यू b होना तय है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो z की वैल्यू मिल रही है 1, तो जब भी आप के अल्फा सीरीज को सॉल्व करते हो तो b की वैल्यू आपको लेना है 1। जब भी आप के अल्फा सीरीज को जब डिस्कस करते हो, के अल्फा सीरीज के बारे में करते हो, तो आपको b की वैल्यू लेना है 1। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली है, जो कि जेईई मेंस तक के लिए या फिर एडवांस के लिए या फिर नीट वालों के लिए सॉल्व करने में बेहतर तरीके से हेल्प करने वाली है। चलो ठीक है, हम लोग तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये हो गया बेटा मोज़लेस लॉ। तो ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड वाला जो ग्राफ था वो मैंने यहाँ पर ला लिया, और फॉर्मूला रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। लास्ट जो चीज है वो बेटा ये है एक्सरे एब्सॉर्प्शन से रिलेटेड। एक्सरे को जब अलग अलग मटेरियल के अंदर से पास किया जाता है तो आउटपुट जो होगा, अक्रॉस जो होगा, वो एक्सरे का इंटेंसिटी थोड़ा घटा हुआ मिलेगा। तो मान लीजिए ये एक्सरे का इंटेंसिटी है आई नॉट, ये एक्सरे का इंटेंसिटी है आई नॉट। यहां पर कोई एक मटेरियल मैंने डाल दिया जिसका थिकनेस जो है वो है x। तो ये एक्सरे जो बाहर आता है तो उसका जो इंटेंसिटी होगा वो इंटेंसिटी आई। तो कितना है, I इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। कितना बेटा, I इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। म्यू जो है ये हम लोग बोल देंगे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन पहला तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, क्योंकि एक्सरे कितना ताकतवर है उस पर ये डिपेंड करेगा कि म्यू कितना है। तो चलो ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं, मैं जनरल इसमें डालवा देता हूं यहाँ पर कि लैम्बडा जो है ये एक्सरे पर सॉरी म्यू जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, ये वेवलेंथ की एक्सरे की वेवलेंथ पर एक्सरे की वेवलेंथ पर बेस्ड होगा। उसके बाद जो मटेरियल है उस मटेरियल का डेंसिटी कितना है, उस मटेरियल का डेंसिटी कितना है उस पर डिपेंड होगा, और एट द एंड वो मटेरियल जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है उस पर ये डिपेंड होगा। तो हो सकता है ये नीट लेवल पर एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो ये हेल्पफुल हो सकता है।